पांडे लक्ष्मी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, इससे पहले हम इस सेशन पे वीडियो बना चुके हैं जो कि टॉपर्स कॉपी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे ऑप्शनल। तो आज हिस्ट्री ऑप्शनल की गिरधारी लाल मीना सर की कॉपी आपको सामने में एनालाइज करूँगा कि किस प्रकार से हम हिस्ट्री ऑप्शनल की एक बेहतरीन आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इससे पहले हमने साक्षी गर्ग मैम की कॉपी ऑप्शनल हिस्ट्री की एनालाइज की थी और एससी की कॉपी भी उनकी मैंने एनालाइज किया हुआ हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसी चैनल पे फ्लेक्स पे जाके उस कॉपी को देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि इसके माध्यम से हम एक बेहतरीन आंसर फॉर्मेट प्राप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम गिरधारी लाल मीना सर की कॉपी देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने आंसर राइटिंग किया हुआ है। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चंस को जब हम लिखना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चंस का जो मेन बॉडी होता है, यानी क्वेश्चन की जो मेन डिमांड होती है, उसको हम पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चंस में है कि 3 कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसियों को हार ने बंगाल में अनपेक्षित व महत्वपूर्ण परिणाम उपस्थित किए, स्पष्टीकरण कीजिए। दोस्तों, इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पूरा क्वेश्चन आपका जो घूम रहा है वो कर्नाटक युद्ध भी घूम रहा है। आपको तीनों कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसियों की स्थिति को देखना है। साथ ही साथ आपको जो परिणाम है उसके विषय में बात करनी है इसमें। और जो क्वेश्चंस का टेल पार्ट है जिस पे लिखा है स्पष्टीकरण कीजिए, इसको आपको भी ध्यान रखना है। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि क्वेश्चंस के टेल पार्ट पे ध्यान नहीं देते, क्वेश्चंस के पढ़ के डायरेक्ट उस पर आंसर राइटिंग करने लगते हैं। दोस्तों, जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चंस में 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बातें आपको ये रखनी पड़ती हैं कि क्वेश्चंस को जब आप लिखना प्रारंभ कीजिए तो उसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं जो कि 2 से 3 लाइन का होता है। उसके बाद मेन बॉडी पार्ट होता है जिसमें आप विभिन्न फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप टू द पॉइंट लिख सकते हैं, आप एनालिटिकल वे में लिख सकते हैं, आप पैरा फॉर्म में लिख सकते हैं, आप चार्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप डायग्रामेटिक जिस तरह भी लिखना चाहें आप मेन बॉडी पार्ट को कर सकते हैं। फिर दोस्तों लास्ट में होता है आपका कंक्लूजन, जो कि निष्कर्ष। तो दोस्तों, निष्कर्ष आपको बहुत ही प्रभावी होना चाहिए। दोस्तों, निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव वे में होना चाहिए। निष्कर्ष दोस्तों हमेशा जो कंक्लूजन होना चाहिए, जो आप क्वेश्चंस में के आंसर में आपने ऊपर बताया हुआ है उसी का एक निचोड़ होना चाहिए। हमेशा निष्कर्ष में नई बातों को लिखने से बचना चाहिए, स्पेशली हिस्ट्री जैसे ऑप्शनल में। आप जब जीएस के फॉर्मेट लिखते हैं, जीएस के क्वेश्चंस को लिखते हैं, तो आप उसमें जब आगे की राह बताते हैं तो उसमें आप आगे की राह में और भी चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन जब आप हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को लिख रहे हो तो कोशिश करना चाहिए कि जो आपने ऊपर लिखा है उसी कंक्लूजन में आप 3 से 4 लाइन में आप ख़त्म कर दें। फिर दोस्तों दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में आपके अथेंटिसिटी होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस को आप लिख रहे हैं तो हवा हवाई लिख रहे हैं, आपको कुछ डाटा नहीं आता है, कुछ फैक्ट नहीं आता है, तो आप अपनी बातों को फिर बहुत पुख्ता तरीके से आप रख नहीं पाएंगे। तो आपको फैक्ट का ध्यान रखना है। तीसरा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है अपनी भाषा शैली की। दोस्तों, आपकी भाषा शैली इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि वास्तविकता में किसी हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चे ने ही इस आंसर को लिखा है और उसकी क्वेश्चंस पे समझ बहुत अच्छी है। तो अगर ये दोस्तों तीनों चीज़ें हैं आपके आंसर में तो डेफिनेटली आपका आंसर फॉर्मेट बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सर ने क्या इन बातों का ख्याल रखा है, या सर किस प्रकार से लिखते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 3 कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसियों की हार ने बंगाल में अनपेक्षित और महत्वपूर्ण परिणाम उपस्थित किए, स्पष्टीकरण कीजिए। द डिफीट ऑफ द फ्रेंच इन द 3 Karnataki wars presented an unexpected and significant result in Bengal. Elucidate. तो सर ने स्टार्ट किया कि राजनीतिक व व्यापारिक कारणों से फ्रांसीसियों व अंग्रेजों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिसके द्वारा कर्नाटक बंगाल के साथ साथ भारत को भी प्रभावित किया। अब दोस्तों इन्होंने बता दिया कि जो 3 युद्ध हुए वो किस कारण क्या थे, राजनीतिक व व्यापारिक कारण थे। इसी के चलते इसको दोस्तों युद्ध हुआ, क्योंकि दोस्तों प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई थी उस समय, और इसी को लेकर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए युद्ध स्थापित किया गया था। कर्नाटक युद्ध देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा कि आपको अगर फैक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है। सर को देखिए इन्होंने डेट भी याद है कि प्रथम द्वितीय तृतीय कर्नाटक युद्ध की स्पेशली ईयर क्या था। उसका दोस्तों इन्होंने लिखा प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी प्रभावी रहे तथा
संधि के माध्यम से यथास्थिति को स्वीकार किया गया। आगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले पराजित हुआ तथा क्लाइव के साथ साथ अंग्रेजों का भी उदय हुआ। परिणाम, क्लाइव की विजय से राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से आर्थिक लाभ लेने की प्रक्रिया की शुरुआत की तो डुप्ले की शक्ति का अवसान हो गया। दोस्तों देखिए, इन्होंने अपनी बातों को पॉइंट में लिखने की कोशिश की। मैंने कहा आपका जो इस का मेन बॉडी पार्ट चल रहा है, इसमें इन्होंने अपनी बातों को पॉइंट में लिखने की कोशिश किया है, जो कि इफेक्टिव है। क्लाइव द्वारा अब बंगाल से हस्तक्षेप किया गया तथा प्लासी के षड्यंत्र के माध्यम से बंगाल को एक प्रयोजित व लूटा हुआ राज्य बना दिया। तीसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है, आगे बक्सर के युद्ध जो कि 1764 व इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी के कारण अंग्रेजों की राजनीतिक व सैन्य क्षमता को वैधता प्राप्त हो गई। फिर उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, देश शासन के माध्यम से बंगाल की राजनीतिक व आर्थिक दशा पर बिना किसी उत्तरदायित्व के नियंत्रण किया गया। इस कारण अंग्रेजों को व्यापार में लाभ हुआ। बंगाल पर नियंत्रण करके दिल्ली की सत्ता को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता था, क्योंकि बंगाल जैसे समृद्ध राज्य की लूट ने अंग्रेजों को इस योग्य बना दिया। इसी आधार पर अंग्रेजों द्वारा मैसूर, मराठा व शेष भारतीय शक्तियों को पराजित कर भारतीय हथेली पर दास्तां लिख दी। निष्कर्ष, कर्नाटक युद्ध बंगाल पर अधिकार के माध्यम से सामने आया। परिणाम भारत व अंग्रेजों के लिए अनपेक्षित थे, लेकिन ये अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण बन गए। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि कंक्लूजन में कोई नई बात लिखने से बचना चाहिए। सर ने ऊपर जो बातें लिखी हैं, जो बातों के माध्यम से अपने क्वेश्चंस के आंसर को इन्होंने लिखा है, उसी बात को इन्होंने यहाँ पे लास्ट में कंक्लूड कर दिया है। तो निष्कर्ष बहुत ही छोटा, देखिए सर ने निष्कर्ष भी बहुत छोटा लिखा है और सर का देखिए जो इंट्रोडक्शन भी है वो बहुत छोटा लिखा है। दोस्तों इसी बात को मैं कहता हूँ आपसे हमेशा कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पार्ट और कंक्लूजन। और मेन बॉडी पार्ट में आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन कंक्लूजन 2 से 3 लाइन में ही होना चाहिए। आइए देखते हैं सर ने अगला प्रश्न कैसे लिखा है। आइए सर के एक प्रश्न को और देखते हैं। 19वीं सदी का भारतीय साहित्य भाषागत विभिन्नता के बावजूद स्वतंत्रता भावनाओं एवं विचारों की व्यापक एकात्मकता दर्शाता है, विवेचना कीजिए। कहने का सेंस दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो 19वीं सदी थी उसमें का जो साहित्य था वो भाषागत विभिन्नता के बावजूद स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति भावनाओं विचारों की व्यापक एकात्मकता दर्शाता है। यानी जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो भावना थी, विचार था, उनकी व्यापक एकात्मकता को दिखाता है। इसी को हमको बताना था। तो देखिए सर ने कैसे लिखा है। सर देखो, एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब कभी भी प्रश्न आए तो आप हिस्ट्री के प्रश्न में आप डायग्राम, मैप, फ्लो चार्ट और क्या कहते हैं, आप उसमें विभिन्न प्रकार के इनोवेशन लाने की कोशिश किया करिए। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को लिखा रहा होगा, लेकिन जब आप इन चीज़ों को लिखते हो तो उससे इनोवेटिव आता है। तो मैप, डायग्राम हुआ, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न सर ने लिखा है, औपनिवेशिक काल में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति विभिन्न संगठनों के निर्माण तथा स्वदेशी साहित्य के विकास के माध्यम से भी हुई। देखिए सर ने बता दिया शुरुआत में ही कि किस प्रकार से औपनिवेशिक काल में जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति थी वो विभिन्न संगठनों के निर्माण के साथ साथ स्वदेशी साहित्य के माध्यम से भी प्रकट की गई थी। और क्वेश्चन का पूरा मेन थीम पार्ट यही है। फिर सर ने लिखा है, 19वीं सदी का साहित्य भाषागत विभिन्नता की स्थिति से युक्त था। ये सर ने मैप बना के थोड़ा बताने की कोशिश की है। फिर लिखा है, यही इनोवेशन है, इसी को इनोवेशन बोलते हैं। बांग्ला साहित्य के अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर दक्षिणारंजन के द्वारा भाषाई विकास के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन की बात की। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को मानसिक सहयोग दिया गया, यानी कि उन्होंने मानसिक बल प्रदान किया। किसके द्वारा? साहित्य के माध्यम से। किसके निर्माण में? जो उस समय विभिन्न स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उनको उन्होंने मानसिक बल प्रदान किया। फिर है हिंदी साहित्य में भारतीय हरिश्चंद्र के द्वारा स्वतंत्रता की आवश्यकता पर दिया तो दयानंद सरस्वती की सत्याग्रह प्रकाश के तरुण स्वराज स्वतंत्रता व स्वदेशी का आवश्यकता बल दिया। उर्दू साहित्य का भी विकास हुआ तथा इकबाल द्वारा सारे जहां से अच्छा की रचना ने तो स्वतंत्रता आंदोलन को जोश से भर दिया। गुजराती साहित्य के तहत समाज की दिशा ब्रिटिश शोषण को उजागर कर स्वतंत्रता की स्वच्छता बल दिया गया। तमिल क्षेत्र में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन का भाषाई व क्षेत्रीय वैविध्यकरण किया। इसी समय राजस्थानी, असमी, कन्नड़, मलयालम तथा मराठा साहित्य का विकास किया गया।
महात्मा ज्योतिबा फूले ने राजनीतिक व सामाजिक स्वतंत्रता के अवसर पर बल दिया। निष्कर्षतः 19वीं सदी के साहित्य द्वारा राष्ट्रीय जागरूकता के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन की भावना तथा वैचारिक रूप से सहयोग दिया गया। दोस्तों यहाँ पे आप और भी थोड़ा फैक्ट डाल के और भी अच्छा इसमें लिख सकते थे, जैसे कि जो उस समय महत्वपूर्ण जो साहित्य चल रहे थे तो उसमें आप और लोगों को भी कोटेशन कर सकते थे, तो आप इस और भी इफेक्टिव लिखते। हालांकि सर ने जो जिस प्रकार से इसमें दिखाया है वो बहुत ही बेहतरीन है इनका। दोस्तों आइए एक प्रश्न हम देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का। जो व्यक्तिवाद के संदर्भ में उसके विचारों में विरोधाभास को व्यक्त करता है, स्पष्टीकरण कीजिए। आइए देखते हैं कैसे लिखा है। कांट दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, और स्पेशली कांट पे अक्सर क्वेश्चन और रूसो पे इन सब पे आता रहता है, तो इन टॉपिक को जरूर आप तैयार कर लें। कांट एक प्रबोधनकालीन जर्मन विचारक था जिसके द्वारा नैतिक स्वतंत्रता के साथ साथ मनुष्य के संबंधों तकनीकी आधारित विकास पर विचार प्रकट किए गए। कांट के विचार, कांट के द्वारा व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता पर जोर दिया गया, तो नैतिकता की सर्वोत्तमता पर सिद्धांत भी प्रकट किया गया। कांट के अनुसार व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में नैतिक होना चाहिए। नैतिक समय व काल से परे की चीज़ है। नैतिकता जो है वो समय व काल से परे की चीज़ है। कांट का मानना है कि व्यक्ति नैतिकता के समुच्चयों का एक अंग है। इस तरह कांट एक तरह तो व्यक्तिवाद का समर्थन कर रहा है तथा दूसरी तरफ व्यक्ति पर नियंत्रण को अर्पित करता है। कांट के अनुसार व्यक्ति को कार्य करते रहना चाहिए। परिणाम निरपेक्षवाद पर आधारित सिद्धांत के अनुसार फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कांट की नैतिकता समूह आधारित है, ना कि व्यक्ति आधारित। कांट के अनुसार व्यक्ति के ऋण अदायगी, परिवार के दायित्व के पालन जैसे बाहरी दबाव नैतिक बनाते हैं। कांट के व्यक्तिवाद तथा सामाजिक व्यवस्था नैतिक स्वतंत्रता के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। निष्कर्ष, कांट की नैतिकता समय व स्थिति प्रबंध के बावजूद व्यक्ति आधारित नैतिकता का समर्थन करती है। दोस्तों क्वेश्चन क्या था, आपने समझा था। कांट का नैतिक स्वतंत्रता पर अत्यधिक जोर व्यक्तिवाद के संदर्भ में उसके विचारों में विरोधाभास को व्यक्त करता है, स्पष्टीकरण कीजिए। दोस्तों इनका इस क्वेश्चन को मैं आपको अपनी तरफ समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कांट का नैतिक स्वतंत्रता पर अत्यधिक जोर। दोस्तों कांट का जो मतलब जोर दिया गया है वो नैतिक स्वतंत्रता पर दिया गया है, व्यक्तिवाद के संदर्भ में उसके विचारों में विरोधाभास को व्यक्त करता है। नहीं दोस्तों, जो उसका व्यक्तिवाद का सिद्धांत है और जो नैतिक स्वतंत्रता पर उसका अत्यधिक जोर है, इसमें जो कंट्रोवर्सी है, विरोधाभास है, उसको व्यक्त करता है। इसी को आपको दोस्तों इल्यूसिडेट करना था। यही इस क्वेश्चन का मेन थीम था और उसी अकॉर्डिंग सर ने बहुत ही टू द पॉइंट लिखने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन दोस्तों और देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में वहाँ होने वाली कृषि क्रांति के योगदान पर प्रकाश डालिए। अब दोस्तों इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो होने वाली कृषि क्रांति थी उसके योगदान पर हमें प्रकाश डालना है। इंग्लैंड में 17वीं 18वीं शताब्दी में उत्पादन की पद्धतियों में लाए परिवर्तनों से विश्व पर पड़ने वाले आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक प्रभाव को सामूहिक रूप से औद्योगिक क्रांति माना जाता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई तथा इसमें वहाँ की कृषि क्रांति का विशेष योगदान था। जेथ्रो टल के द्वारा सीड ड्रिल मशीन का निर्माण किया गया। इस कारण चीज़ों को कम समय में अधिक क्षेत्र में बोया जा सका। आगे इस प्रणाली में सुधार किया गया तथा नया किया गया और उत्पादन, संग्रहण व वितरण की व्यवस्था में सुधार किया गया। फसल चक्रण व जलवायु आधारित फसलों के उत्पादन पर बल दिया गया। कृषि क्रांति के कारण इंग्लैंड में खाद्यान्न अवशेष की स्थिति उत्पन्न हुई भी। साथ ही पशुपालन आधारित उद्योग में मांस, डेयरी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला। कार्टराइट व आर्कराइट के द्वारा वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में शक्ति संचालित मशीनों का भी विकास किया। कृषि क्रांति से अवशेष पर कृषि व समृद्ध जमींदारी वर्ग का निर्माण हुआ। इस कारण भी इंग्लैंड में कृषि क्रांति सफल हुई। कृषि क्रांति के कारण इंग्लैंड का निर्यात बढ़ा आया और आयात में कमी के कारण पूंजी अवशेष सामने आया। कृषि क्रांति के कारण परिवहन और उत्पादन के साधनों का मशीनीकरण हुआ तथा औद्योगिक क्रांति सफल हुई। अन्य इंग्लैंड की भौगोलिक दशा, वैज्ञानिक क्रांति, विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य, कारखाना प्रणाली, आधुनिक विचार आधारित शासन प्रणाली। निष्कर्षतः इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में कई कारकों की भूमिका थी, लेकिन कृषि क्रांति ने आय गतिविधियों के लिए आधार कार्य किया। दोस्तों इन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के माध्यम से किस प्रकार कृषि क्रांति को बल मिला। अब देखते हैं औद्योगिक क्रांति के माध्यम से नए नए संयंत्रों का निर्माण हुआ, नई व्यवस्थाएं स्थापित हुई, नया वर्ग स्थापित हुआ। नया वर्ग जब स्थापित हुआ दोस्तों तो उसने नए नए चीज़ों में उत्पादन में दिलचस्पी दिखाई होगी और नए क्षेत्र में विस्तार किया होगा। इससे क्या हुआ दोस्तों, कृषि क्रांति को बल मिला। दोस्तों जनसंख्या भी वृद्धि धीरे धीरे बढ़ ही रही थी। कृषि की डिमांड, सप्लाई दोनों की आवश्यकता थी। तो सप्लाई जब आप अधिक किए तो क्या हुआ दोस्तों,
तो दोस्तों जब कृषि में पैदावार उत्पन्न हुआ तो दोस्तों जनसंख्या भी अधिक हुई, और जनसंख्या दोस्तों अधिक हुई तो आयात निर्यात को दोस्तों बढ़ावा मिला। इस प्रकार से दोस्तों इंग्लैंड काफ़ी आगे निकल गया। दोस्तों इसी के साथ अब मैं दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको गिधाइल एंड सर की कॉपी दिखाई। दोस्तों इसके माध्यम से आप एक बेहतरीन फॉर्मेट पा जाते हैं आंसर का, और इसी तरह से आप लोग को लिखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट बार दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय।